हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। आज के प्रीमिक्स में इकोनॉमी से रिलेटेड हम 5 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ड्रिल वही रहेगी, स्टार्टिंग में पांचों क्वेश्चंस हम एक बार देखेंगे। आप उन सभी का वीडियो पॉज करके करेक्ट आंसर वहाँ पर मार्क करेंगे, फिर हम उन्हें डिस्कस करेंगे, फिर आप देखेंगे कितना आपका यहाँ पर स्कोर रहता है और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर मेंशन करेंगे। शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि सिंस एक हॉलीडे सीजन यहाँ पर चल रहा है क्रिसमस न्यू ईयर का, तो स्लीपी क्लासेस द्वारा एडिशनल 10% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है सभी कोर्सेज पर। टारगेट 2023 ये कोड आप यहाँ पर यूज़ करेंगे ताकि आप इस डिस्काउंट को यहाँ पर अवेल कर सकें। डेफिनेटली हमारे कोर्सेज में एनरोल करके आप अपनी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएंगे। बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। सबसे पहले देखते हैं पहले क्वेश्चन, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दी गई हैं। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, कोड्स आपको मेंशन किए गए हैं। हर एक स्टेटमेंट को पढ़िए, देखिए कौन सी यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड में यदि बात करें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दी गई हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। थर्ड में बात करें एसएलआर के बारे में बात हो रही है कि कौन से एक्ट के आधार पर ये प्रेस्क्राइब किया जाता है। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करें, जीडीपी की कैलकुलेशन से रिलेटेड पूछा जा रहा है कौन कौन सी चीजें यहां पर काउंट की जाती हैं। तो हर एक चीज को पढ़िए, देखिए क्या ये जीडीपी की कैलकुलेशन में काउंट की जाएगी या नहीं की जाएगी, उसके हिसाब से अपने फाइनल कोड तक यहाँ पर पहुंचिए। और बात करें लास्ट क्वेश्चन की, तो माइक्रो एंटरप्राइज की क्या डेफिनेशन है, उससे रिलेटेड अब आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ये हैं आपके 5 क्वेश्चंस, जिन्हें आप हर एक क्वेश्चन को डेफिनेटली पॉज करते हुए पढ़ते हुए, हर एक स्टेटमेंट को कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। यदि आपको आता भी है फिर भी हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हुए अपने फाइनल आंसर्स यहाँ पर मार्क करने हैं। तो अब शुरुआत करते हैं अगली ड्रिल की, जहां पर हमारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स के बारे में। 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दी गई थी, बताना था इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर करेक्ट हैं। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स बेसिकली कंट्रीज के बीच में यहां पर किए जाते हैं। ठीक है जी, एक एग्रीमेंट रहता है किसी भी 2 क्रॉस बॉर्डर एंटिटीज के बीच में, जहां एक अग्री करता है दूसरे को लोन प्रोवाइड करना इन अ फॉरेन करेंसी, जो कि बिल्कुल करेक्टली यहां पर बताया गया है। और इस प्रकार की जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स है हमारे श्रीलंका, बाकी कंट्रीज के साथ भी काफी ज्यादा यहां पर कंडक्ट किए जाते हैं। आरबीआई द्वारा यहां पर एग्रीमेंट्स रखे जाते हैं। सेकंड में बात करें फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन, जो एक्सचेंज रेट है वो आपके स्पॉट रेट के हिसाब से वहां पर सेट किया जाएगा एट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये स्टेटमेंट अब आपकी इनकरेक्ट है। बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आप वहां पर डिस्कशन में भी देखेंगे, पूरी एक्सप्लेनेशन में भी वहां पर देखेंगे, आपको एग्जाम्पल भी वहां पर कोट किया होगा कि मान लेते हैं इंडिया ने नेपाल को वहां पर किसी प्रकार का ऐसे लोन प्रोवाइड करना है। ठीक है जी, कि लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, डॉलर्स में वहां पर लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जब एग्रीमेंट ये साइन किया जाएगा तो उसी में मेंशन होगा कि कितना डॉलर इंडिया नेपाल को वहां दे रहा है और नेपाल इंडिया को कैसे रिपेमेंट करेगा। नेपाल इंडिया को रिपेमेंट करेगा इंडियन रुपीज में, एक फिक्स्ड अमाउंट वहां पर रहेगा। ठीक है जी, और यहां जो एक्सचेंज रेट रहता है वो पहले से ही डिसाइडेड रहता है कि इस एक्सचेंज रेट पर आपको पेमेंट की जाएगी। डेफिनेटली जितना पेमेंट यहां पर किया गया है उसी के हिसाब से इंडियन रुपीज में पेमेंट की जाएगी, बट जो एक्सचेंज रेट है वो पहले से ही सेट किया जाएगा। उस टाइम का जो स्पॉट रेट रहेगा, स्पॉट रेट मतलब जो एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन वहां पर आपका एक्सचेंज रेट रहता है, उसके हिसाब से यहां नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स में। उसके अलावा डेफिनेटली इन स्वैप एग्रीमेंट्स के चलते जो कंट्रीज जैसे कि नेपाल यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर जिन्हें लोन मिल रहा है, उन्हें इजीली काफी एक तरीके से कम इंटरेस्ट पर फॉरेन मार्केट से यहां से लोन मिल जाता है। तो इसलिए ये इस प्रकार के एग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा कंट्रीज के बीच में फॉलो किए जाते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट्स में से आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट थी, जिसके आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन थी। वही चीज आपको यहां पर समझाई भी गई है किस हिसाब से आपका करेंसी स्वैप एग्रीमेंट यहां पर रहता है, एक्सप्लेनेशन आपको पूरी दी गई है। एंड डेफिनेटली जिस तरीके का इंटरेस्ट रेट यहां पर चार्ज किया जाता है इस तरीके के लोन्स पर, फॉरेन मार्केट में जितना आप लोन वहां पर उठाएंगे, जैसे इंटरेस्ट रेट वो ऑफर कर रहे होंगे, उससे कम ही यहां पर रहता है। बस जो इसमें रिपेमेंट रहेगी डिफरेंट करेंसी में रहेगी। आपको जरूरी नहीं है कि डॉलर में यहां पर पे करना है, हो सकता है इंडियन करेंसी में भी, अगर इंडिया को वापस पैसा चाहिए इंडियन करेंसी में वहां पर आ सकता है। फिक्स डेट वहां पर मेंशन होगी कब ये पैसा वापस आएगा और किस एक्सचेंज रेट पर यहां पर वापस आएगा। अब इसके चलते नेपाल का फायदा क्या है कि डेफिनेटली अगर उन्हें किसी प्रकार के फॉरेक्स क्राइसिस वहां पर चल रहे हैं, ठीक है जी, उन्हें उस प्रकार के उनके पास डॉलर्स वहां पर अवेलेबल नहीं है, अपने पोर्ट का बिल पूरा करने के लिए उनके पास डॉलर्स अवेलेबल नहीं है, तो इन स्वैप अग्रीमेंट्स के चलते वो अपनी फॉरेक्स रिजर्व्स में थोड़ी बहुत अकोमोडेशन कर सकते हैं ताकि किसी प्रकार के क्राइसिस वहां पर सामने ना आए। तो ये एक बेसिक्स एग्जांपल यहां पर आपको दे दी जा चुका है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को यहां पर करेक्टली मार्क किया हो। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई थी। पहली स्टेटमेंट में बात हो रही थी कि इंप्लीमेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, किस चीज की,
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विद द मेन ऑब्जेक्टिव कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर प्रमोट करना है। तो बिल्कुल ये करेक्टली बताया गया है, नाम से क्लियर हो रहा है फॉरेन ट्रेड के ऊपर ये काम करेंगे तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को तो प्रमोट करने की कोशिश करेंगे ही, हम चाहते ही हैं कि हम एक नेट एक्सपोर्टर यहाँ पर बने। सेकंड में जो बात हो रही है, डायरेक्टरेट आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशंस एंड रिकमेंडिंग कितनी एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटर विलिंग ड्यूटी वहां पर इंपोज की जाएगी ऑन आइडेंटिफाइड आर्टिकल्स। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट है। बेसिकली ये जो काम रहता है ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज द्वारा यहां पर किया जाता है, ठीक है जी। अब ये जो दोनों अटैच्ड ऑफिसेज हैं ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के, अगर आप वेबसाइट पे जाएं वहां पर आपको इनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी, वहीं से आपको क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया गया है। और इस तरीके से मैं हर बार कोशिश करता हूं जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बॉडीज हैं, उनसे रिलेटेड एटलीस्ट हम एक क्वेश्चन तो अपने प्रीमिक्स में वहां पर डिस्कस करें ही, ठीक है जी। तो ये जो ट्रेड रेमेडीज के आपका डायरेक्टरेट जनरल है उनके ऊपर ये कार्यभार सौंपा गया है कि उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि हाँ क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पर लगानी है या नहीं लगानी है। उसी हिसाब से अगर उनका जो डिसीजन वहां पर रहेगा तो वो रिकमेंड भी करेंगे कितना अमाउंट का लगाना है, ठीक है जी। उसके अलावा जो आपका डीजीएफटी है, फॉरेन ट्रेड का जो डायरेक्टर जनरल है, वो इशू करता है लाइसेंसेस एक्सपोर्टर्स को और मॉनिटर करता है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशंस की, क्या वो पूरे तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ आपकी करेक्ट ऑप्शन जो थी बी ऑप्शन थी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वही चीज आपसे क्वेश्चन में भी पूछी गई है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जा चुकी है। 1991 से जब इनकी इंसेप्शन यहाँ पर हुई, जब आपकी लिबरलाइजेशन हुई हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज में, जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के बारे में बात करते हैं, तो काफी ज्यादा इन्होंने फॉरेन ट्रेड को प्रमोट और रेगुलेट करने के ऊपर काम किया ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स यहां पर बढ़ सकें, ठीक है जी। तो उसी के हिसाब से एक फैसिलिटेटर का रोल यहां पर निभाते हैं ताकि हम एक्सपोर्ट्स को और बढ़ा सकें। किस तरीके से उसको पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई करना है, उनसे रिलेटेड स्ट्रेटेजीज भी इनके द्वारा यहां पर तैयार की जाती हैं। तो वही चीज आपको बताइए, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है जी। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल है कि आपके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऊपर काम करेंगे। लाइसेंसेज यहाँ पर इशू किए जाते हैं, बहुत सारे इनके रीजनल ऑफिसेज हैं, ऑलमोस्ट आपके हर एक स्टेट में वहां पर पाए जाते हैं। एक्सटेंशन काउंटर इंदौर में भी दिया गया है ताकि इस हिसाब से सभी एक्सपोर्टर्स को मॉनिटर भी किया जा सके और जो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है क्या वो उसे पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो भी इनके द्वारा यहाँ पर चेक लगाया जाएगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डेफिनेटली अपने नोट्स में यहाँ पर कंपाइल कर लीजिएगा। फिर वही बात कर रहे हैं एसएलआर के बारे में थर्ड क्वेश्चन में। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पर बहुत ही एक फैक्ट आपसे यहाँ पर पूछ लिया जा चुका है। ये प्रिस्क्राइब किसके अंडर यहाँ पर किया जाता है? आपको पता है एसएलआर एक रिक्वायरमेंट रहती है, आरबीआई वहां पर डिसाइड करता है कितना जो भी आपका एनडीटीएल रहेगा, नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज, उसके हिसाब का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन आपको आरबीआई के पास वहां पर रखना होगा या अपना वहां पर अलग से सिक्योर करके रखना रहेगा। तो बेसिकली एसएलआर ये प्रिस्क्राइब किया जाता है एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, ठीक है जी। तो बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी, बाकी चीजें तो आपको पता ही है कि डेफिनेटली उस हिसाब से एक बैंक को यहाँ पर कहा जाता है, एक निर्देश दिया जाता है कि अगर आपके एनडीटीएल इतने हैं तो उसका आपको फिक्स परसेंटेज वहां पर रखना है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि करंट एसएलआर कितना चल रहा है, आरबीआई ने कितना यहां पर एसएलआर रखा है। अब डेफिनेटली वो क्यों चाहते हैं इस प्रकार का अलग से इस लिक्विडिटी को वहां पर स्टोर करने के लिए, क्योंकि वहां जितने भी डिपॉजिट्स का पैसा बैंक में अवेलेबल है, अब बैंक क्या करता है उस पैसे को आगे एसेट्स में कन्वर्ट करता है बाय द मींस ऑफ लोन्स। तो वहां एक फिक्स्ड पोर्शन उनकी लिक्विडिटी में बरकरार रहे, तो वो आरबीआई द्वारा ये टाइम टू टाइम नोटिफाई किया जाता है कि कितना आपको वहां पर मेंटेन करके रखना है, ठीक है जी। और जब भी इस प्रकार की पॉलिसी मीटिंग्स होती हैं तो उस दौरान इस चीज से चेंजेस भी वहां पर लाए जाते हैं कि मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो वहां पर आरबीआई क्या करेगा, बैंक को बोलेगा कि भैया अपना एसएलआर बढ़ा दो। उसकी वजह से बैंक के जो एसेट्स रहेंगे, जो लोन्स रहेंगे यहाँ पर इन फ्यूचर, वो भी यहाँ पर कम होते जाएंगे, मनी सप्लाई वहां पर इकोनॉमी में थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। बट यदि उन्हें लग रहा है कि जी नहीं, इन्फ्लेशन तो छोड़ो, यहां पर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जैसे कोविड-19 के टाइम पे हमने देखा, तो वहां क्या करेंगे, एसएलआर को कम कर देंगे ताकि बैंक के पास और ज्यादा यहां पर पैसा अवेलेबल रहे जिन्हें वो फर्दर लोन्स में कन्वर्ट कर सके। तो इस तरीके से एसएलआर का वहां पर यूज किया जाता है। किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है वो यहां पर इंपॉर्टेंट था, जो कि आपको आंसर में भी वहां पर आ गया, 1949 का जो आपका एक्ट है। तो यही चीज आपको समझाई गई है, यही चीज यहां पर आपको मेंशन की गई है। करंट एसएलआर कितना है उसे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। जीडीपी एक बड़ा ही स्टैंडर्ड बेसिक सा टॉपिक है। जब भी हम इकोनॉमी की शुरुआत करते हैं, जब भी हम इस मॉड्यूल को उठाते हैं यूपीएससी के लिए कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हम जीडीपी को ही वहां पर पढ़ते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि किसी भी देश में कितनी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज वहां प्रोड्यूस की गई हैं, ठीक है जी। उन सबको ऐड कर लेंगे, हमारे पास जीडीपी उस देश की वहां पर आ जाएगी। उसी के हिसाब से कितना देश ग्रो कर रहा है, इसी को हम फैक्टर रखते हुए अलग अलग इकोनॉमीज को भी वहां पर कंपेयर करते हैं। बट कुछ कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो कि इसमें इंक्लूड नहीं की जाती, जैसे कि यदि कोई भी अनपेड काम वहां पर हो रहा है, अपनी फैमिली के लिए वहां पर काम किया जा रहा है, जैसे कि हमने यहां पर कहा है कि ब्रेड बेक्ड बाय बेकर उसकी खुद की फैमिली के लिए,
तो वो जीडीपी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। बट यदि उसी बेकर द्वारा ये ब्रेड बेक की गई है बेचने के लिए तो डेफिनेटली उसे भी हम यहां पर काउंट करेंगे। अर्थक्वेक रिलीफ वर्क जो वॉलंटियर्स द्वारा वहां पर किया जा रहा है, अनपेड नेचर का रहता है तो डेफिनेटली से भी हम यहां पर काउंट नहीं करेंगे। और किसी भी प्रकार की जो ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शंस रहेंगी वो भी जीडीपी कैलकुलेशन में काउंट नहीं की जाएंगी, क्योंकि उनके बारे में पता नहीं है, तो इलीगल नेचर की है। तो डेफिनेटली हम जो लीगल एक्टिविटीज यहां पर कंडक्ट की जाएंगी उन्हें ही जीडीपी के काउंटिंग में यहां पर इंक्लूड करेंगे। तो तीनों की तीनों जो आपकी ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल भी जीडीपी कैलकुलेशन में अकाउंट में नहीं ली जाती, जिसके आधार पर हमारा डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल डेफिनेटली करेक्टली मार्क किया हो यहां पर। तो वही चीज आपको बताई गई जीडीपी क्या चीज है कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स और सर्विसेज, जो कि एक देश में वहां पर प्रोड्यूस की गई है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे हम जीडीपी वहां पर कहते हैं। तो कितनी आउटपुट जनरेट हुई है किसी भी देश की इकोनॉमिक बाउंड्रीज में, उससे जीडीपी के माध्यम से वहां पर कैलकुलेट किया जाता है। जिसमें आपकी गुड्स और सर्विसेज दोनों की जितनी सेल हो रही है उन सभी को हम यहां पर अकाउंट में लेते हैं। बट जितनी आपकी प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज बाकी रहेंगी सभी को यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे अनपेड वर्क वहां पर हो गया, ब्लैक मार्केट एक्टिविटीज वहां पर होगी, ठीक है जी। तो यही चीज अब आपको यहां पर समझाई भी गई है। इंपॉर्टेंट ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी ग्रिप में रखना ताकि उस हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो आप इजीली उनका आंसर वहां पर कर सकें। और आपको पता ही जब हम जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस जब आपका वर्ड वहां पर आता है तो यहां पर हम डेप्रिसिएशन को अकाउंट में नहीं लेते कि जो कंजम्पशन हो रही है हमारे इस कैपिटल की, ठीक है जी, कि वेयर एंड टियर जो वहां पर हो रहा है मशीन्स का, उसको हम अकाउंट में नहीं लेते। जब हम उसको जीडीपी से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन को जब हम जीडीपी से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वहां पर आ जाता है, ठीक है जी। तो बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी, ये तो मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद भी करूंगा आपको पता ही होगी इस टाइम तक, ठीक है जी। फाइनल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस से रिलेटेड अब आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी, एज पर डेफिनेशन आपको बताना था। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछ लिया जा चुका है। तो बेसिकली पहले जो कैलकुलेशंस या पहले जो आपकी डेफिनेशन वहां पर रखी जाती थी अलग अलग लेवल पे थी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग लेवल पे थी, सर्विसेज के लिए अलग लेवल पे थी। अब उन्होंने क्या किया है, उन दोनों को ही क्लब कर दिया है और उसमें क्या कहा है कि इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है और टर्नओवर कितना हुआ है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये माइक्रो लेवल की है या स्मॉल लेवल की है, मीडियम लेवल की है। तो वही चीज अब आपसे यहां पर पूछी गई थी और यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर था कि जब किसी इंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट मशीनरी और प्लांट पर बेसिकली या इक्विपमेंट पर आपके इस तरीके से 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करेगी, मतलब लेस देन 1 करोड़ रहेगी और टर्नओवर 5 करोड़ से कम रहेगा, तब हम कहेंगे कि जी हाँ ये एंटरप्राइजेस माइक्रो कैटेगरी को यहां पर बिलोंग करती है, ठीक है जी। तो ये आपको बेसिक सी कैटेगराइजेशन यहां पर दी गई है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के बीच में। तो बेसिक सी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होना जरूरी है। 2020 में आपकी रिवाइज की गई थी ताकि उस हिसाब से जो कंपनीज यहां पर एक डर लगा रहता था कि अच्छा अगर हम माइक्रो से स्मॉल में चल जाएंगे, स्मॉल से मीडियम में चल जाएंगे या मीडियम से हम बाहर हो जाएंगे तो हमें वो इंसेंटिव्स वहां पर एंजॉय करने को नहीं मिलेंगे जो कि सरकार इन एंटरप्राइजेस के लिए वहां पर लागू कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया, थोड़ा एक डिटेल में एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको यहां पर तैयार कर दी गई इस क्लासिफिकेशन को, ताकि यहां ज्यादा से ज्यादा एंटरप्राइजेस एनरोल हों और जो भी सरकार द्वारा बेनिफिट्स यहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सभी एंटरप्राइजेस यहां पर एंजॉय करें। तो मीडियम के लिए तो बहुत ज्यादा है कि इन्वेस्टमेंट आपकी इस प्रकार से मशीनरी और इक्विपमेंट पर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है कि लेस देन 50 करोड़ है तो आपका मीडियम में वहां पर रहेगा, ठीक है जी। और जो एनुअल टर्नओवर है वो आपका 250 करोड़ तक भी नहीं है तब भी आप मीडियम में रहेंगे, बट यदि आप इसको क्रॉस कर दें तो आप मीडियम की कैटेगरी से भी बाहर हो जाएंगे। तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे जो कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। ऐसे छोटे छोटे जो फैक्ट्स रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, कई बार हम इन्हें मिस आउट कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन वहां पर गलत हो जाते हैं। और पिछले कुछ सालों के अगर आप पेपर उठा लें तो डेफिनेटली आप इजिली बता सकते हैं कि कॉन्सेप्ट भरे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजें काफी ज्यादा पॉइंट आउट वहां पर की जा रही हैं। तो वही आज का ऑब्जेक्टिव भी था इस प्रीमिक्स का कि आपकी ये जो छोटी छोटी चीजें आप मिस कर जाते हैं इन्हें आप दोबारा एक बार रिवाइज कर लें। यदि आपको नहीं पता तो आपकी यहां पर वैल्यू एडिशन भी हो जाएगी। सो आई होप आप में से सभी ने ही बहुत अच्छे से आज परफॉर्म किया हो। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। प्रीलिम्स का समय नजदीक आ रहा है। डेली के 5 क्वेश्चंस लगाने में आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होगा। आपको पता होगी चीज के बारे में तो आपका रिवीजन है, नहीं पता होगी तो वैल्यू एडिशन है। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इन इनिशिएटिव्स को फॉलो करते हुए अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ गुड प्रिपरेशन।